हाँ जी स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे कि कर रहे थे सेंसस और सैंपल मेथड के बारे में। तो अब देखिए आगे आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब हम इसमें सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए देयर आर 6 मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग: रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अब हम वन बाय वन हर मेथड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है बच्चों रैंडम सैम्पलिंग। पहले हम पढ़ेंगे कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। तो देखिए ये अब आपको करवा रही हूँ रैंडम सैम्पलिंग। देखिए रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग का एक ऐसा मेथड है इन विच जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। जितनी भी यूनिवर्स में ईच और एवरी आइटम्स हैं सबको बराबर का मौका मिलता है सैम्पल में चुने जाने का। मतलब सपोज़ जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, मान लो 10 में से एक पर्ची निकालनी है तो 10 के 10 को चांस मिलेगा, कोई भी पर्ची निकल सकती है, कोई भी सैंपल चुना जा सकता है। तो इसे हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। फिर से बता रही हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी कर लीजिए इसे। रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। ये वो सैम्पलिंग का मेथड है इन विच जिसमें ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स की हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है, बराबर मौका मिलता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल में चुने जाने का। इसके देखिए 2 एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। पहला दे रखा है लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड आपको मालूम ही है। इस मेथड में क्या होता है, पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ यूनिवर्स। पेपर स्लिप्स बना ली जाती हैं यूनिवर्स की हर आइटम की। दीज स्लिप्स आर शफल्ड इन अ बॉक्स में शफल कर दिया जाता है। देन इम्पार्शली सम ऑफ स्लिप्स आर ड्रॉन टू फॉर्म अ सैम्पल ऑफ यूनिवर्स। और कुछ स्लिप्स हम उसमें से निकाल लेते हैं, वो हमारे सैम्पल बन जाते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लॉटरी मेथड किस मेथड का एग्जाम्पल है, तो रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या है, कुछ स्टेटिस्टिशियंस थे, सांख्यिकी विद्वान थे, उन्होंने एक प्रिपेयर की सेट ऑफ टेबल जिसे कि कहा जाता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। ये जो इसमें जो सैंपल लिया जाता है वो इस टेबल से लिया जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, एक टिप्पेट टेबल यूज़ की थी। टिप्पेट टेबल क्या थी, इसमें इन्होंने 41,600 फिगर्स को लिया था और उसमें 10,400 नंबर्स को 4 यूनिट्स में बांट दिया था। और फिर उन 4 यूनिट्स में से कोई भी नंबर्स इन्होंने सेलेक्ट कर लिए थे, उनको ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उनको जितने उनको सैंपल चाहिए थे वो उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं रैंडम सैम्पलिंग के लिए। अब आती हैं देखिए इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स देखिए, सबसे फर्स्ट मेरिट्स, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो जांच कर रहा है कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता इसमें। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स स्टैंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हर आइटम इसमें यूनिवर्स की इसमें उसको इक्वल मौका मिलता है चुने जाने का। यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल जो भी चुनेंगे उससे वो पूरी तरह रिप्रेजेंट हो पाएगा। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये विधि बहुत आसान है, सीधी है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। क्या डीमेरिट्स हैं, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन यूनिवर्स। ये मेथड हमें ये गारंटी नहीं देता कि जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट है, वो सारी आइटम्स को ध्यान में रख के की गई है। इट डज़ नॉट गिव वेटेज, इसमें वेटेज भी नहीं दी जाती टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम इन यूनिवर्स। कि यूनिवर्स में अगर मान लो कोई इम्पॉर्टेंट आइटम है तो उसे वेटेज भी नहीं दी जाती। तो ये थी आपकी बेटा जी रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सेकंड मेथड, दैट इज़ पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। तो देखिए ये मेथड क्या है, पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड
ये ऐसा मेथड है इन विच द इन्वेस्टिगेटर, जिसमें जांच करने वाला, हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स, वो खुद ही कुछ आइटम्स का चुनाव करता है, विच हिज ओपिनियन आर बेस्ट, जो कि जिसमें उसको लगता है कि उसका विचार ही बेस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स को रिप्रेजेंट अच्छा करेगा। मतलब वो अपनी मर्जी से इसमें सैंपल चुनता है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर चुनना। सो इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम इज़ नॉट लेफ्ट टू चांस, इसमें चांस पे नहीं छोड़ा जाता, इट इज़ सिंपली मेड बाय चॉइस, इसमें हम अपनी चॉइस से सैंपल चुनते हैं। तो ये आपको इसमें लर्न करना है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग में। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखो, इसमें देखकर बता रखा है कि इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन इज़ टू बी मेड रिलेटिंग टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, मान लो हमें भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानबूझकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को उठाएंगे और उसी को सैंपल लेके सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए आती हैं इसकी मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं? दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। स्पेशल सिग्निफिकेंस मतलब स्पेशल इम्पॉर्टेंस, हम उन्हीं को सैंपल चुनते हैं जिनकी स्पेशल इम्पॉर्टेंस हो। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू पर्पस ऑफ स्टडी, हम वही सिलेक्शन करते हैं जानबूझकर जो कि हमारी स्टडी का पर्पस हो। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर। वेरी सिंपल टेक्निक सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, बहुत सिंपल टेक्निक है सैंपल को चुनने की। इसके बाद इसकी देखिए आती हैं डीमेरिट्स, दो ही डीमेरिट्स हैं इसकी। एक तो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, कि इसमें पक्षपात होने की पूरी संभावना होती है। सेकंड, क्योंकि पर्सनल बायस होने की पॉसिबिलिटी है तो जो रिलायबिलिटी है रिजल्ट्स की वो डाउटफुल हो जाते हैं, मतलब जो विश्वसनीयता है परिणामों की वो हमारी संदेह में आ जाती है। अब आता है थर्ड मेथड, दैट इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स्ड सैम्पलिंग या मिश्रित जिसे आप कहते हैं, वो क्या विधि होती है? दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ जनरली अडॉप्टेड, ये कब स्वीकार की जाती है? व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है, जब हमारी पॉपुलेशन, हमारा यूनिवर्स, उसमें अलग अलग ग्रुप्स हों और अलग अलग ही उनकी विशेषताएं हों, तब हम मिक्स्ड सैम्पलिंग को चुनते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें हम क्या चुनते हैं? मेथड ऑफ सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा। हम क्या करते हैं? अपनी पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्राटा में, स्ट्राटा मतलब हिस्सों में हम उसे बांट लेते हैं, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा, और फिर जितने स्ट्राटा हमने बना लिए उनमें से हम कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड, ताकि हमारी सारी पॉपुलेशन को हम वो रिप्रेजेंट कर पाएँ। अब देखो इन्होंने आगे एग्जाम्पल देकर इस चीज़ को समझाया कि मान लो हमारे पास क्लास +1 में 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 मैथ्स पढ़ रहे हैं, 20 होम साइंस पढ़ रहे हैं। सपोज़ ये उन्होंने अलग बता दिया कि वो अपनी क्लास 10th में होम साइंस भी पढ़ रहे हैं। अब पॉपुलेशन है 50, हमें इसको दो स्ट्राटा में बांट लेंगे, एक 30 में बांट लेंगे और एक 20 में बांट लेंगे। जब ये स्ट्राटा बन जाएगा तो हम इनमें से आइटम्स जो है अपनी मर्जी से कुछ बच्चों को चुन लेंगे जो सैंपल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब देखिए आगे इसमें आ जाता है इसकी क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट, दे कवर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। डाइवर्स होता है अलग अलग, करेक्टरिस्टिक होता है विशेषताएं। इससे हमें पॉपुलेशन की अलग अलग विशेषताएं पता चलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा बिकम पॉसिबल। हम इससे डाटा की तुलना कर सकते हैं, वो करना आसान हो जाता है। और ये जो मेथड है ये रिलायबल, विश्वसनीय भी रहता है और मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी देता है। तो हमें ध्यान रखना है मेन मेरिट क्या है स्ट्रेटिफाइड का, कि ये डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलता है, जिसमें अलग अलग विशेषताएं हैं, ये उन्हें लेकर चलता है। फिर आती है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी? दिस मेथड इज सुटेबल ओनली, ये तभी सुटेबल है
व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जब हमें पॉपुलेशन की अलग अलग विशेषताओं के बारे में पूरा पता हो। इसका मतलब इसका लिमिटेड स्कोप है। सेकंड, इसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बायस की, क्योंकि हम स्ट्राटा में से खुद सैंपल चूज़ करते हैं तो पक्षपात होने की पूरी संभावना है। थर्ड, जब हमारी पॉपुलेशन का साइज़ बहुत पहले से ही छोटा हो और हम फिर उसको कुछ स्ट्राटाज में या कुछ पार्ट्स में बांट दें तो वहाँ पे ये मेथड जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं रहता। तो ये थी इसकी 3 मेथड्स। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ मेथड, दैट इज़ सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम कोई भी सैंपल लेना है तो पहले हम उसे सिस्टम से अरेंज करेंगे। तो देखिए, चाहे उसे हम न्यूमेरिकली अरेंज कर लें, चाहे हम उसे जोग्राफिकली अरेंज कर लें, चाहे हम उसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें कि हम ABCD के अकॉर्डिंगली ले लें, नंबर्स के अकॉर्डिंगली ले लें या रहने के अकॉर्डिंगली ले लें। तो उसमें क्या है, हम कुछ भी एग्जाम्पल लेकर और फिर उसकी कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर देकर कि ये हमारी सैम्पल आइटम बन जाएगी। तो वो होती है हमारी सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि अगर मान लो हमने 100 में से 10 बच्चों के सैंपल लेने हैं तो हम उसे नंबर्स या सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले 10 जो है हम रैंडमली उठाएंगे, या हम हर 10वां बच्चा रैंडमली उठा लेंगे, या हम 5th बच्चा रैंडमली उठा लेंगे, पहले 5 फिर 15, लाइक 5th 25th 10 छोड़ के 35th 45th 55th। तो इस ढंग से ये एक शॉर्टकट मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग का। अब इसकी देखिए मेरिट्स क्या हैं। बहुत सिंपल मेथड है, सैंपल बड़ी इजीली डिटरमाइन हो जाता है, इसमें कोई भी पर्सनल बायस नहीं हो पाता, पक्षपात नहीं हो पाता। लेकिन डीमेरिट्स क्या हैं, इसमें पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं मिलता सेलेक्ट होने का। और सेकंड, अगर पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस है, एक जैसी है, तो यहाँ पे ये मेथड जो है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहता। अब आता है नेक्स्ट मेथड, कोटा सैम्पलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, व्हाट इज़ कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, हम पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेते हैं। कुछ परसेंटेज अलग अलग ग्रुप्स का टोटल पॉपुलेशन में फिक्स कर लेते हैं, फिर उन आइटम्स का कुछ कोटा सेलेक्ट कर लेते हैं और हर ग्रुप के लिए उसे फिक्स कर देते हैं और अपने सैंपल को फ्रेम कर लेते हैं। तो इसमें देखो, इन्होंने इसमें बताया कि ये मेथड एक्सपेंसिव भी नहीं होता, लेकिन इसमें बायस हो जाते हैं कई बार सिलेक्शन करते टाइम, पक्षपात इसमें हो जाता है। तो जो रिलायबिलिटी है रिजल्ट्स की वो कई बार क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो ये आपने सारा स्ट्रेंजा करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। 6th मेथड आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग मेथड। इसमें हम सैम्पलिंग कैसे करता है इन्वेस्टिगेटर, जो उसको कन्वीनियंट सूट करे, मतलब जिसमें उसको सुविधा मिले वो मेथड इसमें ऑप्ट कर लेता है। इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ टीचर्स मेयरली बाय रेफरिंग टू कॉलेज प्रोस्पेक्टस। ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो कोई कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बनाना है तो वो अपने आप कोई भी टीचर सैंपल ले लेगा कि ये लोग मिलके बनाएंगे। ये मेथड बहुत सिंपल है, लीस्ट एक्सपेंसिव, खर्चा भी कम होता है, लेकिन अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये 6 मेथड्स हैं। नेक्स्ट आता है देखिए रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। जो हम सैम्पलिंग डाटा ले रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी रिलायबिलिटी कहाँ तक है। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इसका मतलब है कि जो हमने सैंपल्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स में, उसकी क्या फीचर्स हैं, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट देखो, साइज़ ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल का आकार। अब हमारी जो सैम्पलिंग की रिलायबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे सैंपल के साइज़ के ऊपर। अगर हमारा साइज़ स्मॉल है सैंपल का तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, हमारे कंक्लूजन में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। सेकंड है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अगर हमारा सैम्पलिंग का मेथड सिंपल नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, तो क्या ये पॉपुलेशन को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। थर्ड है बायस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट एंड न्यूमरेटर्स।
अब इसमें कॉरस्पॉन्डेंट या न्यूमरेटर जो गणक हैं उनके पक्षपात की भी संभावना है। अगर पर्सनल बायस होगा तो ये डाटा अच्छा नहीं आएगा, तो इट शुड बी लेस एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो इनका बायस होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर। रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टिगेटर्स की ट्रेनिंग पर। अगर वो ट्रेंड नहीं है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, तो हमारे सैंपल्स में भी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हर बार एग्ज़ाम्स में मिलता है, सेंसस और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस है, इनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए फर्स्ट आता है कवरेज, मतलब कितना एरिया कवर करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा सेंसस टेक्निक में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल आइटम इन पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन में सारी आइटम्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जबकि सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, सैंपल लिया जाता है, कुछ आइटम्स ली जाती हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट है सूटेबिलिटी। अब सेंसस मेथड वहाँ पे सूटेबल है जहाँ पर हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन छोटा हो, तभी हम ईच एंड एवरी आइटम को कवर कर पाएंगे। लेकिन सैंपल मेथड कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पर हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, बड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। अब ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमेशा किस में होगी, सेंसस मेथड में होगी, क्योंकि हम ईच एंड एवरी आइटम को उसमें कवर कर रहे हैं। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में क्या होगी, लेस एक्यूरेसी होगी, लेस रिलायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम ओनली फ्यू आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन की इसमें स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट कॉस्ट। जो सैम्पलिंग मेथड है ये लेस एक्सपेंसिव होगा सेंसस मेथड से। क्यों? क्योंकि स्मॉलर होगा सैंपल साइज पॉपुलेशन से, तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। फिफ्थ आता है टाइम। सैम्पलिंग मेथड जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, जबकि सेंसस मेथड में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम ईच एंड एवरी आइटम को लेते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ आइटम्स। सेंसस मेथड कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ आइटम और इन द पॉपुलेशन की अलग अलग करेक्टरिस्टिक हो। लेकिन सैंपल मेथड कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, एक जैसी हो। वेरिफिकेशन, अगर हम स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन ऑब्टेन करते हैं सेंसस मेथड से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे और रिपीटिशन भी हो जाएगी। जबकि अगर हम सैंपल से करते हैं तो हम उसे इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब जितनी भी स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है, सैंपल मेथड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सेंसस मेथड से। क्यों? क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव भी है, टाइम भी कम लगता है, मनी और एफर्ट्स भी उसमें कम लगते हैं। इसके बाद देखिए एक छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं एरर्स के बारे में जो आते हैं। स्टेटिस्टिकल एरर्स क्या हैं, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है आपको इसमें। तो दो तरह की स्टेटिस्टिकल एरर्स होती हैं, एक होती हैं सैम्पलिंग एरर्स, एक होती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो ये सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हैं? सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स हैं जो किससे रिलेटेड हैं, टू द साइज़ और नेचर ऑफ सैंपल सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। जो हमने स्टडी के लिए सैंपल सेलेक्ट किया उसकी साइज़ और नेचर से रिलेटेड है। क्योंकि सैंपल का साइज़ वेरी स्मॉल होता है तो उसके कारण वो सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कई बार अलग आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। बस आपको इसमें इतना ही करना है। इसी तरह से नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होती हैं, ये जो एरर्स होती हैं वो डाटा के कलेक्शन से रिलेटेड होती हैं। ये किस तरह की होती हैं, जैसे एरर ऑफ मेजरमेंट, मापने की कोई गलती हो जाना, मतलब हमने मेजरमेंट का स्केल सही नहीं लिया, या राउंडिंग ऑफ करते वक्त, राउंड ऑफ करते वक्त हमने कोई डिफरेंस दिखा दिया। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, कई बार हमें रिस्पोंडेंट सही ढंग से जवाब नहीं देते तो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो ये एरर आ जाती है। या मिस इंटरप्रिटेशन, हम गलत समझ लेते हैं, कोई रिस्पोंडेंट ने जवाब दिया लेकिन वो फेल रहा उसे इंटरप्रेट करने में, तो प्रॉब्लम आ जाती है। या कैलकुलेशन की एरर, या अर्थमेटिकल कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की कोई एरर आ जाती है। या एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस, कई बार कोई पक्षपात हो जाता है चॉइस सैंपल करने में, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड लार्ज होगा,
पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होगा उतनी ही एरर की पॉसिबिलिटीज़ भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। जो नॉन सैम्पलिंग एरर है ये ज़्यादा सीरियस होती हैं सैम्पलिंग एरर से। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग एरर को तो हम कम कर सकते हैं अपने सैंपल का साइज़ बढ़ा करके, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को हम ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।